हेलो एवरीवन, दिस इज एसबीआई पीओ नेहा वर्मा और आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी सेशंस में आपके लिए लेके आई हूँ एक मेंस की वीडियो कि मेंस की पजल को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे उसमें जो बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस होती है उसको एक क्रिस्प फॉर्मेट में नोट डाउन करना चाहिए। फिर हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या हमारी इस पजल का बेस बनेगा, और फिर जब हमें बेस पता चल जाए उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कितने यूनिक केसेस उसमें हमें बनाने की ज़रूरत है कि हम इंश्योर कर सकें कि जो आंसर हमने निकाला है वो हमारा ठीक ही है। तो अगर आपको इन चीज़ में से किसी भी एक में दिक्कत आती है सॉल्व करते टाइम मीन्स की पजल में, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स में जो पजल्स आती हैं हमारी रीजनिंग में उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये आपके सामने एक मेंस की पजल है। यहाँ ये थोड़ी लंबी पजल्स ही होती है मेंस में हमारे जनरली, तो पहले हम इसकी सारी कंडीशंस को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ इसमें हमें बताया है कि 9 पर्सन्स हैं हमारे पास जिनके ये नाम हैं, तो आपको नाम इतने पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बताया कि ये एक ट्रायंगुलर टेबल पे बैठे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई हो गया हमारी बेस का पजल का बेस क्या होने वाला है, एक ट्रायंगुलर टेबल है। तो मैं यहाँ एक ट्रायंगुलर टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ एक ट्रायंगुलर टेबल को ड्रॉ कर लिया जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी पजल का बेस क्या है। इसके बाद इसने बोला है कि सच दैट ईच टू पर्सन सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल एंड वन पर्सन सिट एट द ईच कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि ये जो 9 पर्सन है वो किस तरीके से बैठे हैं इस ट्रायंगुलर बेस के अंदर। तो इसने बोला कि 2 पर्सन हमारे यहाँ साइड्स पे बैठे हैं, तो मैंने सब ड्रॉ कर लिए, और एक एक पर्सन हमारा कॉर्नर पे बैठे हैं। तो अब हमें पता चल गया कि टोटल 9 पर्सन जो है वो किस अकॉर्डिंग बैठे हैं इस ट्रायंगुलर टेबल पे। इसके बाद इसने बोला है कि कुछ लोग आउटसाइड फेसिंग है टेबल के और कुछ इनसाइड फेसिंग है टेबल के। तो हम आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा पर्सन इनसाइड फेसिंग है, कौन सा पर्सन आउटसाइड फेसिंग है। अब इसने एक और चीज़ इसमें हमें एक्स्ट्रा दी है कि ईच ऑफ देम आर लिविंग इन अ डिफरेंट सिटीज़, मतलब 9 पर्सन है और 9 पर्सन के साथ उनकी 9 सिटीज़ भी लिखी हुई हैं। तो सिटीज़ हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक की लिखी हुई हैं सारी। मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया कि हम बाद में इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर लेंगे। इसके बाद इसने बोला पायल हु लिव्स इन पटना सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिव्या हु फेसेस इनसाइड ऑफ द टेबल। तो इसने एक हमें इंफॉर्मेशन दी है कि कुछ पर्सन हमारे इनसाइड फेसिंग है एंड कुछ पर्सन हमारे आउटसाइड फेसिंग है। तो यहाँ इसने हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन दी है कि जो दिव्या है वो फेस कर रही है इनसाइड ऑफ द टेबल। तो मैंने इस कंडीशन को नोट किया कि ये पर्सन है दिव्या। इसके ब्रैकेट में मैं आई लिख देती हूँ जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि ये इनसाइड फेसिंग है। एंड इसकी सेकंड लेफ्ट पे एक पर्सन बैठी होगी जो कि है पायल, और वो इसने हमें बताया शी लिव्स इन पटना। तो मैं इसके नीचे यहाँ ब्रैकेट में लिख लेती हूँ कि पायल पटना में रहती है। इसके बाद पर्सन हु लिव्स इन आगरा सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम पायल। इसका मतलब दो प्लेसेस हैं हमारी पायल और आगरा में जो पर्सन रह रहा है उसके बीच में। तो लेट्स सपोज अगर एक पर्सन यहाँ बैठा है तो 2 प्लेसेस अवे क्या होगा, ये जो नेक्स्ट पोजीशन है ये 1 प्लेस अवे है इस पर्सन से, तो 2 प्लेसेस अवे ये वाली पोजीशन होगी। इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक गैप होगा। तो मैंने यहाँ जस्ट एक ऐसे 2 डॉट्स बना लिए ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि जो मेरा आगरा वाला पर्सन है वो यहाँ बैठे हैं। ये मतलब जो सेकंड डॉट था वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि आगरा वाला पर्सन यहाँ बैठा है। इसके बाद इसने बोला दिव्या डजंट लाइक लिव इन आगरा। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे कि एक पोजीशन छोड़ के दिव्या यहाँ भी आ सकती है, इसका मतलब दिव्या आगरा में नहीं रहती। तो इसके नीचे आप छोटा सा एक कट बना सकते हैं आगरा लिख के, क्योंकि पॉसिबल ये दोनों ही चीजें थी ना कि पायल के लेफ्ट में भी बना और पायल के राइट में भी आगरा वाला पर्सन बैठ सकता है। तो इससे फिर आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि ये सारे एक ही लाइन में ऐसे आएंगे, मतलब आगरा दिव्या के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। इसके बाद है नेक्स्ट कंडीशन हमारी सचिन हु लिव्स इन कानपुर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लिव्स इन आगरा। अब आगरा के जो थर्ड लेफ्ट में पर्सन बैठा है वो इसने बोला है कि सचिन है और वो कानपुर में रहता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यहाँ होगा सचिन, और ये हमारा कानपुर में रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज आती है
Sits third to the left of the person who lives in Agra, but he is not an immediate neighbor of Divya. अब जो सचिन और दिव्या हैं वो नेबर्स नहीं हो सकते, तो आप क्या कीजिए, सचिन और दिव्या यहाँ कॉर्नर में नोट कर लीजिए एंड दोनों को साथ में ऐसे करके, इसका मतलब ये नेबर्स हो सकते हैं और मैंने यहाँ एक क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ये नेबर्स नहीं होंगे। ये लिखने का एक मेरा तरीका है, अगर आपको कोई और तरीका है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद इसने बोला है कि दिव्या लिव्स आइदर इन गोवा और मुंबई। इसने हमें बता दिया कि जो दिव्या है वो या तो गोवा में रहेगी या फिर मुंबई में रहेगी, इसके अलावा वो किसी और प्लेस पे नहीं रहेगी। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सचिन एंड सीमा। यहाँ इसने बताया कि सचिन और सीमा के बीच में एक पर्सन रहेगा, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ एक डॉट बना के ऐसे लिख लेती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो उसके लेफ्ट में बैठी होगी या राइट में बैठी होगी। एंड बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे, तो क्या कीजिए, आप एक ऐसे एरो ड्रॉ कीजिए एंड इसके ऊपर लिख दीजिए अपोजिट। इसका मतलब जो डायरेक्शन फेस कर रहे हैं दोनों वो अपोजिट होने वाली है। इसके बाद इमीडिएट नेबर्स ऑफ सीमा आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर बट अपोजिट टू सीमा। ये एक हमें नई इंफॉर्मेशन यहाँ मिली है और इसमें इस इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे लिखूंगी, जो सीमा है उसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, और इसके नीचे यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ अपोजिट टू सीमा। इसका मतलब जो ये नेबर्स होंगे ये दोनों आपस में तो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं लेकिन सीमा के अपोजिट फेस कर रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, विनी हु लिव्स इन जयपुर इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ पायल नॉर एन इमीडिएट नेबर ऑफ सीमा। इसका मतलब जो हमारा पर्सन है विनी, वो ना तो रहेगा सीमा के साथ और ना ही रहेगा पायल के साथ। तो आप इसको और इसको एक ऐसा बना के दोनों तरफ एक एक क्रॉस लगा सकते हैं कि ये नेबर्स नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि रूबी एंड द पर्सन हु लिव्स इन पुणे आर सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। मतलब पुणे के इमीडिएट राइट में अगर आप देखेंगे तो रूबी बैठी होगी, और अगर रूबी के इमीडिएट राइट में आप देखेंगे तो पुणे वाला पर्सन बैठा होगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे, तभी इमीडिएट राइट पे एक दूसरे के बैठ सकते हैं वो लोग। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि रूबी डज नॉट लाइक आगरा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अलग से ही नोट कर लीजिए रूबी और उसके साथ में आगरा का एक क्रॉस बना दीजिए। इसके बाद गुड्डू हु लिव्स इन दिल्ली सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। इसके बाद आप लिख सकते हैं गुड्डू, और इसको थोड़ा दूर लिखते हैं अपने बेस से, इसको मैं यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया, गुड्डू जो कि दिल्ली में रहता है और ये बैठा है कॉर्नर पे। इसके बाद है गुड्डू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सचिन। मतलब गुड्डू और सचिन साथ में नहीं बैठे हैं, तो आप यहाँ लिखिए गुड्डू और सचिन दोनों को सर्कल करके यहाँ क्रॉस बना दीजिए कि साथ में नहीं बैठे हो सकते। पर्सन हु लिव्स इन गोवा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ गुड्डू एंड बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इसका मतलब गुड्डू और जो पर्सन गोवा में रहता है वो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं एक दूसरे के। मतलब यहाँ आप लिख लीजिए गोवा और गुड्डू दोनों साथ में रहने वाले हैं, और यहाँ आप एक एरो बना के ऐसे यहाँ पे अपोजिट लिख सकते हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट फेसिंग है। इसके बाद है रानू एंड पायल बोथ आर फेसिंग इनसाइड द टेबल। जो यहाँ पायल आपको दिखी थी तो यहाँ ये इसने बोला इनसाइड फेसिंग है। इसके अलावा इसने एक इन्फॉर्मेशन और दे दी कि रानू जो पर्सन है वो भी इनसाइड फेसिंग है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि रानू लिव्स इन नाइदर आगरा नॉर रांची। अब ये रानू जो है ना तो ये आगरा में रहती है और ना ही ये रांची में रहती है। इसको मैं थोड़ा अलग करने के लिए यहाँ एक ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ लाइन, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि एक अलग इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद इसने लास्ट में बोला है विने फेसिंग आउटसाइड द टेबल। यहाँ जो इसने विने की इन्फॉर्मेशन हमें दी थी मैं अलग से नोट कर लेती हूँ इसे कि विने हमारा आउटसाइड फेसिंग है। यहाँ मैंने ओ लिख दिया इसके ब्रैकेट में, इसका मतलब ये आउटसाइड फेसिंग है। अब ये हमारा बेस बन गया था
अब इसमें आप पोजीशंस देखिए, जैसे टोटल आपके पास 9 पोजीशंस हैं, तो सारे की सारी पोजीशंस तो एक जैसी मतलब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर सकती हैं। जैसे जितने भी लोग कॉर्नर्स पे बैठे हैं, अगर वो किसी भी साइड से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब हर कॉर्नर आइडेंटिकल है। आप समझ रहे हैं ना? तो जैसे मान लो अगर दिव्या यहाँ बैठी है, और चाहे आप दिव्या को फिर यहाँ बैठा दीजिए अगले केस में, और फिर नेक्स्ट केस में अगर आप दिव्या को यहाँ बैठा देंगे, तो सारे ही केसेस सिमिलर बन जाएंगे। इसी तरीके से आप जब इस वाली पोजीशन को देखेंगे, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट में जो है, ये पर्सन खुद एक साइड पे बैठा है, और इसके इमीडिएट राइट पे जो पर्सन है वो कॉर्नर पे बैठा है। इसके बाद आप इस वाली पोजीशन को चेक कीजिए। इसका इमीडिएट लेफ्ट मैंने ये देखा, और इसका इमीडिएट राइट ये हुआ। अब यहाँ जो पर्सन बैठा है, इसका जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो फिर से साइड हो गया, और इसका जो इमीडिएट राइट है वो फिर से कॉर्नर हो गया। और ये एक पोजीशन, मतलब ये तीनों पोजीशन आपस में आइडेंटिकल हैं। जो ये कॉर्नर्स वाली पोजीशंस थी, ये तीनों आपस में आइडेंटिकल है। तो अब जो ये वाली मतलब हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट बची है, तो ये तीनों आपस में आइडेंटिकल होने वाली है, जो ये तीन बच्चे हैं हमारे पास। तो आपको समझ आया होगा इससे कि ये जो हमारी 9 पर्सन की एक सिटिंग टेबल थी, इसमें आपको 3 केसेस बना के चेक करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ आपको शुरुआत से दिखाती हूँ कि कैसे हम बना के स्टार्ट कर सकते हैं इसे। तो ये जितनी हमने कंडीशंस यहाँ लिखी है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना केस बनाते हैं। ये मैं फिर से एक बार मार्क कर देती हूँ कौन कौन कहाँ कहाँ बैठे हैं। ये हमें 9 पर्सन्स का मिल गया। अब जो ये इन्फॉर्मेशन थी दिव्या की, इसका हमें पता है कि ये इनसाइड फेसिंग है, फिर इसके साथ में पायल बैठे, उसका भी हमें डायरेक्शन पता है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दिव्या को रखते हैं कॉर्नर पे। ये इनसाइड फेसिंग है, तो मैंने अंदर की तरफ एक एरो कर लिया। इसके एक छोड़ के यहाँ बैठी होगी पायल, और ये भी इसने बता दिया था हमें कि इनसाइड फेसिंग है। अब पायल के एक छोड़ के आगरा है, एक छोड़ के आगरा यहाँ आ सकता है, जबकि उसने हमें बोला था कि दिव्या आगरा में नहीं रहती। इसका मतलब एक छोड़ के आगरा यहीं आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन थी कि एक दो छोड़ के सचिन आना चाहिए, और फिर सचिन के एक छोड़ के सीमा होगी। आप चाहें तो ये तीनों के तीनों केसेस एक साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, तो मैं आपको एक एक केस सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो जैसे यहाँ इसने बोला था कि एक दो छोड़ के सचिन यहाँ आ सकता है, या फिर एक दो छोड़ के सचिन यहाँ आ सकता है। फिर इसने बोला था कि सचिन के एक छोड़ की सीमा भी आनी चाहिए। अगर सचिन बाई चांस यहाँ लिखा हमने, तो एक छोड़ की सीमा यहाँ आ सकती है, एक छोड़ की सीमा यहाँ आ सकती है। मतलब इधर वाली जो पॉसिबिलिटी हम सोच के चल रहे हैं सचिन की, वो पॉसिबल है। अगर हम इस तरफ सोचेंगे, एक दो छोड़ के सचिन यहाँ आ जाए, फिर एक छोड़ के सीमा यहाँ नहीं आ पाएगी, लेकिन एक छोड़ के सीमा यहाँ आ सकती है। मतलब दोनों तरफ के केसेस आपके फिर से बन रहे हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा सही रहेगी। उसके बाद हम कोई और कंडीशन चेक करते हैं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि शायद पॉसिबल है कि हमें इतना लिखना ना पड़े, तो हम किसी और कंडीशन की तरफ चेक करते हैं। इसके बाद एक कंडीशन थी कि गुड्डू जो पर्सन है हमारा, ये कॉर्नर पे है और ये दिल्ली से है। और इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और थी कि गुड्डू के साथ जो एडजेसेंट में पर्सन बैठा है वो गोवा से होना चाहिए। यहाँ पायल हमें दिया हुआ था कि पटना से है। अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई करती हूँ, अगर सपोज उसने बोला गुड्डू कॉर्नर पे है, मैं यहाँ गुड्डू को रखूंगी, तो उसके जो एडजेसेंट नेबर है वो गोवा से होना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों ऑलरेडी पोजीशन फिक्स हैं, इसका मतलब गुड्डू सिर्फ यहाँ आ सकता है। गुड्डू यहाँ आएगा, ये दिल्ली को बिलोंग करता है, और जो इसका इमीडिएट नेबर है, इन दोनों में से कोई गोवा से होना चाहिए। और दिव्या हमें बताया था या तो गोवा से या मुंबई से। डेफिनेटली फिर दिव्या मुंबई से होगी। अब हम इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, सचिन वाली से। हमें ऑलरेडी पता है कि सचिन और दिव्या साथ में नहीं बैठ सकते। इसका मतलब जो हम पॉसिबिलिटी यहाँ से चेक करके चल रहे थे कि एक दो छोड़ के सचिन यहाँ आ सकता है, वो हमारी ऑलरेडी कैंसिल हो गई, क्योंकि सचिन और दिव्या साथ नहीं हो सकते। अब एक दो छोड़ के सचिन यहाँ आ सकता है, ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन गई है, तो हम इसको चेक करते हैं। सचिन यहाँ आ गया, और ये कानपुर को बिलोंग करता है। अब सचिन के एक छोड़ के सीमा यहाँ नहीं आ सकती, तो एक छोड़ के सीमा को यहाँ आना पड़ेगा। ये हमारी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी है, तो हम इसको और आगे चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें बन सकती है। अब हमारी ये वाली कंडीशन सारी यूज हो चुकी हैं। सचिन और सीमा अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, ये भी हमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास। गोवा के जो एडजेसेंट पर्सन है वो गुड्डू के साथ बैठा है, इसका मतलब ये जो पर्सन है ये गोवा से होगा।
अब आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ कंडीशन देखी थी कि पुणे के इमीडिएट राइट में रूबी होना चाहिए। अगर मैं पुणे को यहाँ भी लूँ तो रूबी यहाँ नहीं आ सकती। ये वाली सारी कंडीशंस फिल हो चुकी हैं। अगर मैं पुणे को यहाँ लूँ तो रूबी यहाँ नहीं आ सकती। इसका मतलब मुझे पुणे को यही लेना पड़ेगा जिसकी वजह से रूबी यहाँ आएगी। और हमारे पास एक कंडीशन थी कि जो रूबी है वो आगरा से नहीं है। तो ये जो मैंने केस बनाया आप देख सकते हैं, इसको आगे और करने की जरूरत ही नहीं है। ये केस हमारा एलिमिनेट हो चुका है। तो ये वाला जो पर्सन जो हमने स्टार्टिंग ली थी कि दिव्या जो कॉर्नर पे बैठी है वो हमारी कंडीशन गलत हो गई। तो हमें नेक्स्ट केस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब हम अपना नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं मानती हूँ कि दिव्या यहाँ बैठी है। दिव्या हमारी ऑलराइट इनसाइड फेसिंग है, तो एक छोड़ के पायल यहाँ बैठेगी एंड पायल भी हमारी इनसाइड फेसिंग है। ओके, एंड पायल के एक छोड़ के आगरा वाला पर्सन यहाँ बैठेगा। अब इसने हमें फिर से कंडीशन दी हुई है कि एक दो छोड़ के सचिन यहाँ आ सकता है, हम यहाँ पे ले सकते हैं। और जो इस तरफ हमारी डायरेक्शन बन रही है एक दो छोड़ के सचिन यहाँ आने की, तो वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सचिन और दिव्या साथ नहीं बैठेंगे। तो एक दो छोड़ के जो सचिन की पॉसिबिलिटी है मैंने वो यहाँ लिख ली। सचिन हमारा कानपुर को बिलोंग करता है। इसके बाद एक छोड़ के सीमा यहाँ नहीं आ सकती, तो एक छोड़ के सीमा को यहाँ आना पड़ेगा। और जो यहाँ हमारी यहाँ इसने हमें ऑलरेडी बताया है कि पायल पटना को बिलोंग करती है। मैं सिटीज को थोड़ा ब्रैकेट में लिख देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि गुड्डू हमारा कॉर्नर पे बैठा है, तो गुड्डू डायरेक्टली यहाँ आएगा। गुड्डू दिल्ली से बिलोंग करता है। इसके बाद जो गुड्डू के पर्सन एडजेसेंट बैठा हुआ वो गोवा से होना चाहिए। सचिन तो गोवा से हो नहीं सकता, इसका मतलब दिव्या हमारी गोवा से होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारी, हम यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन विनय था वो सीमा के एडजेसेंट नहीं बैठ सकता। तो एक और दो ये जो पोजीशंस खाली थी यहाँ विनय नहीं आ सकता। अब हमारे पास ये दो पोजीशन बचती हैं। इसने हमें ऑलरेडी बताया कि विनय जो पायल के साथ बैठना अलाउड नहीं है उसको। तो यहाँ पायल है, तो एक दो पोजीशंस ये भी विनय के लिए कट हो गई और इसके अलावा कोई पोजीशन बची नहीं जहाँ विनय आ सकता है। इसका मतलब ये केस भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो डेफिनेटली जो थर्ड केस बचा है वही हमारा आंसर होगा। तो हमें बस उसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए। अब हम अपने थर्ड केस को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें हम लेके चल सकते हैं कि दिव्या हमारी यहाँ बैठी है। तीन ही हमारे यूनिक केस थे, तो हम तीनों को एक्सप्लोर कर तीसरा केस हम अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिव्या इनसाइड फेसिंग है, एक दो छोड़ के यहाँ पायल बैठी है और ये पटना को बिलोंग करती है। ये भी इनसाइड फेसिंग है, एक छोड़ के पर्सन यहाँ आएगा आगरा वाला, एक दो छोड़ के यहाँ सचिन आएगा क्योंकि एक दो छोड़ के यहाँ जो सचिन आ सकता था वो सचिन और दिव्या के साथ ना बैठने वाली पॉसिबिलिटी से कैंसिल हो जाता है। तो एक दो छोड़ के सचिन यहाँ आएगा। अब सचिन के एक छोड़ के सीमा यहाँ नहीं आ सकती, तो सचिन के एक छोड़ के सीमा यहाँ बैठेगी। सचिन हमें ऑलरेडी पता है कानपुर से बिलोंग करता है। अब हमें पता था कि गुड्डू कॉर्नर पे बैठ सकता है, तो यहाँ तो गुड्डू आएगा नहीं क्योंकि वो दिल्ली को बिलोंग करता है। इसका मतलब गुड्डू यहीं आएगा। ये दिल्ली को बिलोंग करता है। गुड्डू के साथ जो पर्सन बैठा है वो गोवा से होना चाहिए, तो गोवा यहाँ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हम रिलेट कर सकते हैं कि जो पुणे और रूबी हैं वो साथ साथ बैठे होंगे, या फिर हम पहले इस कंडीशन से लेके चल सकते हैं कि विनय कहाँ बैठा होगा। एक और ये दो ये प्लेसेस कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि विनय यहाँ नहीं आ सकता। ये प्लेस विनय और पायल साथ नहीं बैठ सकते, तो ये भी कैंसिल होगी। तो मतलब 1, 2 और 3 प्लेसेस विनय के लिए कैंसल्ड है। इसका मतलब विनय डेफिनेटली यहीं आएगा। विनय ऑलरेडी पता है हमें आउटसाइड फेसिंग है। अगर हम ये वाली कंडीशन अब रिलेट करने की कोशिश करें पुणे और रूबी वाली, तो आप क्या देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 तीन ही पोजीशन खाली है जहाँ पे हम अपनी रूबी और पुणे को प्लेस कर सकते हैं। अब पुणे यहाँ ऑलरेडी है और अगर हम इसके इमीडिएट राइट में अगर यहाँ आगरा के साथ करने की कोशिश करेंगे तो हमें ऑलरेडी दी हुई है कि रूबी आगरा को बिलोंग ही नहीं करती। इसका मतलब अब हम पुणे और रूबी को यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर पुणे यहाँ आ गया तो रूबी के आने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो डेफिनेटली सीमा पुणे को बिलोंग करती है और इसके इमीडिएट राइट पे बैठा है वो पर्सन जो कि है रूबी। अब ये दोनों आपस में इमीडिएट राइट थे एक दूसरे की, तो आपको इसकी भी डायरेक्शन मिल गई। अब आपको दिया हुआ था कि जो सीमा के इमीडिएट नेबर्स हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। अगर ये इनसाइड फेसिंग है रूबी, तो आगरा में जो पर्सन बैठा है वो भी इनसाइड फेसिंग होगा।
तो आपको इसकी भी डायरेक्शन मिल गई। अब आपको पता है कि जो सचिन और सीमा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। अगर सीमा आउटसाइड फेस कर रही है तो सचिन इनसाइड फेस करेगा। तो ये कंडीशन भी आपको पता चल गई। अब हमारे पास एक पर्सन यहाँ बचा है और एक पर्सन यहाँ बचा है। आपके पास कंडीशन थी कि जो रानो पर्सन है वो आगरा को बिलोंग नहीं करता और ना ही वो रांची को बिलोंग करती है। तो एक पर्सन यहाँ बचा है तो डेफिनेटली रानो यहाँ आएगी, रांची यहाँ आ नहीं सकता। इसका मतलब विनय रांची को बिलोंग करता है। अब हमारे पास एक पर्सन बचा यहाँ बैठने के लिए और एक प्लेस यहाँ बचे, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या होने वाले हैं। दिल्ली हम कवर कर चुके हैं, आगरा कवर हो गया, कानपुर कवर हो गया, मुंबई बचा है हमारा। तो डेफिनेटली रानो मुंबई को बिलोंग करती है। इसके बाद हम पुणे ले चुके हैं, रांची हो गया, गोवा हो गया, पटना हो गया एंड शायद हमें थोड़ी सी सॉरी रूबी भी बची है ना, तो रूबी हमारी जयपुर को बिलोंग करेगी। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन प्लेस करने बचे हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन वो 2 पर्सन है। एक तो पर्सन थी हमारी रानो, इसके अलावा एक प्रेम बचा है। रानो उसने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि आगरा को बिलोंग नहीं करती, तो इसका मतलब रानो यहाँ नहीं आ सकती, तो रानो को यहाँ आना पड़ेगा एंड प्रेम यहाँ आएगा। अब हमारे पास 3 पर्सन बचे हैं जिनकी हमें प्लेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। विनय का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो जयपुर से बिलोंग करता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था कि विनय who lives in Jaipur is neither an immediate neighbor of Payal and neither an immediate neighbor of Seema। तो विनय हमें ऑलरेडी पता है कि जयपुर से बिलोंग करता है। इसके बाद सिर्फ 2 प्लेसेस बचेंगी, एक हमारी होगी मुंबई एंड द सेकेंड प्लेस होगी हमारी इधर से रांची। तो रानो रांची को बिलोंग नहीं करती, डेफिनेटली ये मुंबई को बिलोंग करेगी। इसके बाद जो रूबी हमारी पर्सन है ये रांची को बिलोंग करेगी। अब हम इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या हमने सारे पर्सन्स को इनसाइड आउटसाइड फेसिंग जो भी थे वो हमने प्लेस कर दिया या नहीं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रेम आगरा को बिलोंग करता है इनसाइड फेसिंग, सीमा पुणे को बिलोंग करती है आउटसाइड फेसिंग, रूबी रांची को बिलोंग करती है और वो इनसाइड फेसिंग है, सचिन कानपुर को बिलोंग करता है वो भी इनसाइड फेसिंग है, फिर विनय जयपुर को बिलोंग करता है ये आउटसाइड फेसिंग है, दिव्या गोवा को बिलोंग करती है और ये इनसाइड फेसिंग है। अब हमारे पास 2 पर्सन बचे हैं, एक गुड्डू, पायल का भी हमें ऑलरेडी पता है कि पटना को बिलोंग करती है इनसाइड फेसिंग है, और एक बची है रानू जो कि मुंबई से बिलोंग करती है बट हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता। यहाँ मैंने एक इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि रानो इनसाइड फेसिंग है, तो आपको पता चल गया कि रानो हमारी इनसाइड फेसिंग होगी इस कंडीशन की वजह से जो मैंने यहाँ लिखी थी। इसके बाद हमारा एक पर्सन बचा है गुड्डू। तो अगर आपने यहाँ ये वाली कंडीशन मेरी देखी होगी तो मैंने लिखा था कि जो पर्सन गोवा को बिलोंग करता है और जो पर्सन गुड्डू है दोनों अपोजिट डायरेक्शंस को फेस कर रहे हैं। तो गोवा को मैंने देखा कि यहाँ दिव्या बिलोंग करती है, दिव्या की डायरेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है कि इनसाइड फेसिंग है, तो गुड्डू हमारा आउटसाइड फेसिंग होगा। तो ये फाइनली पजल हमारी अब सॉल्व हो गई। मैं इसको एक क्लीन वे में लिख देती हूँ जिससे कि आप बाद में इसको चेक कर सकते हैं या खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्लियर कट एक आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ मैं उसको फाइनली ड्रॉ कर देती हूँ जो हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो फ्रेंड्स ये इस पजल का फाइनली जो हमने आंसर निकाला है। आई होप आपको ये पजल अच्छे से समझ आ गई होगी एंड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे से कि आइडेंटिफाई करने में कि कैसे हमें यूनिक केसेस को आइडेंटिफाई करना है, कंडीशंस को कैसे नोट डाउन करना चाहिए और कैसे केसेस को एलिमिनेट करना चाहिए। आप चाहे तो इन तीनों केसेस को एक साथ लिख के भी सॉल्व करके देख सकते थे। मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी थी तो मैंने अलग अलग आपको सॉल्व करके दिखाया, लेकिन बेटर होता है अगर जितने हमारे यूनिक केसेस बन रहे हैं उनको हम साथ के साथ सॉल्व कर लें। मतलब एक ही साथ लिख के आप तीनों बेसिस में या फिर जो तीनों केसेस बन रहे हैं वहाँ इकट्ठे इन्फॉर्मेशन को लिखते जाएं तो आपको ईजी पड़ेगा उनको एलिमिनेट करना। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप मेरी और स्ट्रैटेजी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ मेरी और स्ट्रैटेजीज वीडियोस भी हैं, तो आप उनको भी एक बार चेक करके देख सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।